नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था कुछ चीज़ों में। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में बारामती एयर स्ट्रिप के पास संडे को एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। पर हाँ, अच्छी बात ये रही कि एक्सीडेंट में पायलट सेफ है और किसी भी तरह की कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। और इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज़ ने एरिया की घेराबंदी कर दी है और क्रैश की एग्जैक्ट वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिप के पास क्रैश हुआ है और अभी ये क्लियर नहीं है कि इंसिडेंट किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ था या कोई और प्रॉब्लम थी। और यहाँ ऑफिशियल्स ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है, इसीलिए क्रैश के कॉज पर भी अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। और इंसिडेंट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें क्रैश एयरक्राफ्ट को एयर स्ट्रिप के पास देखा जा सकता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि ये बारामती एयर स्ट्रिप के आसपास लगभग 3 महीने में हुआ दूसरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट है। इससे पहले मई में रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद क्रैश हो गया था। और इसके अलावा बारामती एयर स्ट्रिप पहले भी एक अहम प्लेन क्रैश के बाद स्क्रूटनी में आ चुका था, जहां 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट क्रैश में डेथ हुई थी। और बाद में इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र सीआईडी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने की थी, जबकि उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि एक्सीडेंट के वक्त विजिबिलिटी सेफ लैंडिंग के रिक्वायर्ड लेवल से कम रही थी और जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। रिपोर्ट में रनवे की कंडीशन को लेकर भी कंसर्न रेज किए गए हैं और इसी वजह से ये पॉइंट काफ़ी वल्नरेबल होता जा रहा है। और इसी के साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन डिस्ट्रिक्ट में सैटरडे को एक टनल के अंदर एसएसबी कॉन्वॉय के 3 व्हीकल्स आपस में कोलाइड हो गए और एक्सीडेंट में एसएसबी के कम से कम 3 जवान घायल हुए हैं। और ऑफिशियल्स के मुताबिक एक्सीडेंट केला मोरहा के आसपास हुआ जब एसएसबी कॉन्वॉय श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था। तो कॉन्वॉय का एक व्हीकल ने सडनली ब्रेक्स लगा दिए और इसके बाद पीछे आ रहे व्हीकल को रिएक्शन का टाइम नहीं मिल पाया और तीनों व्हीकल टनल के अंदर एक दूसरे से टकरा गए। और इसी कोलिजन में 3 एसएसबी जवानों को इंजरीज आई हैं और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट भी कुछ टाइम के लिए अफेक्ट हुआ था, जबकि उस वक्त एरिया में बारिश भी हो रही थी, जिस कारण हो सकता है ये चीज़ें हुई हों। पर खुशी की बात यह है कि सभी लोग पूरी तरह सेफ हैं। और अब अगली खबर की बात करें तो यूएस सीनेट यानी यूएस पार्लियामेंट का अपर हाउस, जैसे यहाँ अपनी काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है उसी तरह वहाँ यूएस सेनेट होती है। तो यूएस सेनेट ने रसिया और उससे ऑयल खरीदने वाले कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना पर प्रेशर बढ़ाने वाले एक बिल को पास कर दिया है। बिल का एम था कि रसिया की एनर्जी एक्सपोर्ट से जुड़ी कंट्रीज़ पर एक्शन लेना, क्योंकि यूएस का मानना है कि रसियन ऑयल और गैस की खरीदारी रसिया की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट कर रही है। और इस बिल के पास होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को उन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाने की पावर मिल सकती है, जो रसिया से ऑयल और गैस के टॉप 5 बायर में से एक हैं। फिलहाल चाइना, इंडिया, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया रसिया के मेन बायर्स में शामिल हैं। और अगर ये चीज़ अप्लाई हो गई तो इन कंट्रीज़ से अमेरिका आने वाले गुड्स पर हैवी टैरिफ लग सकते हैं। और इस बिल में ईरान को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था कि 1996 के ईरान सैंक्शंस एक्ट को 2031 तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल है, जिसके अंडर ईरान एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। और रसिया के केस में पुतिन और उनके रशियन ऑफिशियल्स और साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी सैंक्शन के टारगेट में रखा गया है, जो कि रसिया के साथ साथ इंडिया के लिए भी बहुत बुरी खबर आप कह सकते हो। लेकिन बिल को लेकर कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं, जहां अपोजिशन का कहना था कि ट्रंप को इतनी बड़ी टैरिफ पावर नहीं देनी चाहिए, ये बहुत रिस्की हो सकता है और इसका बर्डन अमेरिकन कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा, जो कि सही बात है क्योंकि ट्रंप सिर्फ अपने ईगो और पर्सनल बेनिफिट के लिए अब लोगों को ज़्यादा ही परेशान करने लगा है। तो अब इसके पास होने के बाद बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएगा और अगर वहाँ भी इसे अप्रूवल मिल गया आसानी से, तब बिल को आगे फाइनल प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इंडिया पर भी टैरिफ बढ़ने वाली न्यूज़ हमें देखने को ज़रूर मिलने वाली है फिर।
और अगली खबर की बात करें तो इंडिया के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की रिपोर्ट्स के बीच जापान में इस पॉसिबिलिटी को लेकर डिबेट शुरू हो गई है, जहां कुछ जापानीज एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया को GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में इंक्लूड करने से प्रोजेक्ट की डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और कुछ जापानीज ने तो ये भी क्लेम किया है कि इंडिया के ज्वाइन करने से प्रोग्राम की कंप्लीशन बहुत डिले हो जाएगी। और इंडिया के लिए ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया खुद 6th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी में ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। साथ ही इंडिया का इंडिजिनस AMCA भी प्रोग्रेस में है। ऐसे में GCAP का पार्ट बनना इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, पर जापान के कंसर्न्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि GCAP ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स मल्टीनेशनल प्रोग्राम है जिसमें 3 कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी शेयरिंग, वर्क शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक्सपोर्ट रूल जैसे इश्यूज़ पर कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है। अगर इंडिया भी फुल डिप्लॉयमेंट पार्टनर के रूप में ज्वाइन कर ले तो इन एरियाज़ पर नए एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे खासे पैसे भी हमारे खर्च हो सकते हैं। लेकिन इंडिया की पार्टिसिपेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि डिले ही हो। अगर स्टार्टिंग से ही इंडिया का रोल, वर्क शेयर और टेक्नोलॉजी एक्सेस क्लियरली डिफाइन कर दिए जाएँ तो इंडियन कंपनीज़ की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटीज़ इस प्रोग्राम के लिए यूजफुल साबित हो सकती हैं। सबसे सेंसिटिव इशू क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी का है। कुछ जापानीज एनालिस्ट ने कंसर्न रेज किया कि इंडिया के रसिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशन की वजह से सेंसिटिव टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है। बट रसिया के साथ डिफेंस टाइज होना अपने आप में ये प्रूव नहीं करता कि इंडिया किसी क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी को रसिया के साथ शेयर ही कर देगा। अब फाइनली ये देखना होगा कि ये सब डिस्कशन इस प्रोग्राम को कहाँ तक लेकर जाते हैं। और अब अगली खबर की बात करें तो बेंगलोर में L&T ने मंथन ड्रोन डेमो डे के दौरान 2 नए इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म अनवील किए हैं और L&T इनोवेशन फंड के अंडर ऑर्गेनाइज्ड इस इवेंट में 20 से ज़्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। इवेंट का मेन हाईलाइट वेद MK1 और चाणक्य प्लेटफॉर्म रहे और वेद MK1 हाई अल्टीट्यूड रनवे इंडिपेंडेंट हाइब्रिड BTOL रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसे फॉरवर्ड एरियाज़ और डिफ़िकल्ट टेरेन में ऑपरेट करने के लिए डेवलप किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्विलांस पेलोड का यूज़ किया गया है जिससे प्लेटफॉर्म सर्विलांस मिशंस में काम आ सकता है। और दूसरा प्लेटफॉर्म था यहाँ पर चाणक्य, जो एक कोलैबोरेटिव मिशन ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क है और इसका पर्पस मल्टीपल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को एक साथ कोऑर्डिनेट करना है। और इस मंथन इवेंट में स्टार्टअप और इंडस्ट्री पार्टनर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फोकस भी रहा जिससे न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने और उन्हें लार्जर मिलिट्री सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।